अस्सलाम वालेकुम जी। जनाब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सीरीज़ का इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर हम आज शुरू करने जा रहे हैं और ये इनफैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन भी है, दैट इज़ ट्रांसफार्मर। नाम देखें जनाब, एक तो इस नाम की फ़िल्में भी आ चुकी हैं जनाब, पूरी सीरीज़ आई है ट्रांसफार्मर नाम की। नाम से देखें क्या मतलब है, ट्रांसफॉर्म करने वाला, चेंज करने वाला। वो मूवी में तो ये होता है जी, वो अपनी शक्ल तब्दील कर लेते हैं गाड़ियों से, वो क्या रोबोट बन जाते हैं, फलां फलां फलां। यहाँ पे हमारे पास ट्रांसफार्मर क्या है, ये अल्टरनेटिंग ईएमएफ को ट्रांसफॉर्म करता है, अल्टरनेटिंग ईएमएफ को चेंज करता है। चेंज करके क्या बना देता है जी, या तो हायर अल्टरनेटिंग ईएमएफ में कन्वर्ट करता है या फिर लोअर अल्टरनेटिंग ईएमएफ में कन्वर्ट करता है। यानी अल्टरनेटिंग ईएमएफ को, अल्टरनेटिंग वोल्टेज को हायर या लोअर वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है। यानी इसे हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज देते हैं इनपुट पे, और आउटपुट पे ये उससे ज़्यादा या कम वोल्टेज हस्बे जायका, हस्बे ज़रूरत, हस्बे डिज़ाइन ये हमें प्रोवाइड करता है। और इसी ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से इसे नाम दिया गया है ट्रांसफार्मर। जनाब इट वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। जनाब ये सैंपल है जी, इसमें ये एक कॉइल का इस सैंपल में ये कॉइल है, ये कॉइल है, ये इसकी कोर को रिप्रेजेंट करता है। अभी हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम जिस साइड पे, जिस कॉइल पे हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं वो है जनाब प्राइमरी कॉइल, और जहाँ से आप आउटपुट लेते हैं वो क्या है जनाब, सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल एक ही होगी हमेशा ट्रांसफार्मर की, लेकिन सेकेंडरी कॉइल्स एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो ये एन पॉसिबल है। ये देखिए इसमें प्राइमरी कॉइल एक है, सेकेंडरी एक, दो, तीन पॉसिबिलिटीज हैं। डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन कि आप उसको कैसा डिज़ाइन करते हैं। अल्टरनेटिंग ईएमएफ आपको आउटपुट पे वैसी ही मिलेगी। तो जैसा बेटा जी अभी बात हुई कि ट्रांसफार्मर दो तरह से काम कर सकता है, या तो ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज को ज़्यादा करेगा या फिर अल्टरनेटिंग वोल्टेज को कम करेगा, हायर वैल्यू में कन्वर्ट करेगा या फिर लोअर वैल्यू में कन्वर्ट करेगा। अगर ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज को हायर वैल्यू में कन्वर्ट करेगा तो फिर ये कहलाता है जनाब स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और अगर ये लोअर वैल्यू में कन्वर्ट करेगा तो फिर ये कहलाता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। यानी कि स्टेप अप ने वोल्टेज बढ़ाने हैं और स्टेप डाउन ने वोल्टेज कम करने हैं। तो ये काम ये कैसे करेगा, उसके लिए हमें देखना होगा ट्रांसफार्मर में होता क्या है। इट वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। तो म्यूचुअल इंडक्शन में एक प्राइमरी कॉइल है, एक सेकेंडरी कॉइल है। तो प्राइमरी कॉइल को जब हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज देंगे, वोल्टेज चेंज होंगे, उसकी वजह से करंट चेंज होगा, करंट की वजह से फ्लक्स चेंज होगा। तो प्राइमरी कॉइल से गुजरने वाले फ्लक्स में तब्दीली आएगी, तो सेकेंडरी कॉइल से गुजरने वाले फ्लक्स में भी तब्दीली आएगी, और सेकेंडरी कॉइल से गुजरने वाले फ्लक्स में तब्दीली आएगी। तो ईएमएफ इंड्यूस होगी, करंट इंड्यूस होगा। वो जो ईएमएफ इंड्यूस होगी सेकेंडरी कॉइल में, EMF इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल टू ये जनाब ऐसे करके। लेकिन अगर ये आइडियल कैरेक्टरिस्टिक का हामल ट्रांसफार्मर है, रियलिटी में तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन आइडियल केस में क्या होगा कि अगर इस कॉइल की रेजिस्टेंस निग्लिजिबली स्मॉल है, आइडियल केस में तो रेजिस्टेंस कंसिडर ही नहीं होती ना, जीरो है। तो अगर उस कॉइल की रेजिस्टेंस जीरो है तो जो ईएमएफ इंड्यूस होती है वो अप्लाइड वोल्टेज के इक्वल और अपोजिट है, ऐसे करके। तो इसका मतलब ये है कि सेकेंडरी वोल्टेज जो आपको मिलेंगे वो माइनस इंटू ये वाले मिलेंगे जनाब आली, ऐसे करके। यानी कि सेकेंडरी वोल्टेज होंगे ऐसे करके जनाब, और इसी तरह से जो प्राइमरी वोल्टेज है जनाब वो ऐसे होंगे। आप देखें मैं अभी लिख रहा हूँ डेल्टा फाई एस सेकेंडरी के लिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेल्टा फाई एस, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स फॉर प्राइमरी कॉइल इसे डेल्टा फाई पी मैं लिख रहा हूं। लेकिन इनफैक्ट यहाँ पे पी और एस लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि ये देखना है जो हमने म्यूचुअल इंडक्शन वाला टॉपिक डिस्कस किया हुआ है उसमें एक कॉइल यहाँ पड़ी होती है, एक यहाँ पड़ी होती है। तो इसमें कपलिंग फैक्टर 1 नहीं होता, उससे थोड़ा सा कम होता है, अगरचे कॉइल क्लोज होती हैं। ट्रांसफार्मर में एक कॉइल के ऊपर ही दूसरी कॉइल वाइंड की हुई होती है, तो इसमें कपलिंग फैक्टर 1 होता है। इसका मतलब यह है कि फ्लक्स लिंकेज मैक्सिमम होता है। तो एग्जैक्ट जितना रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स कॉइल 1 से है, प्राइमरी कॉइल से है, बिल्कुल उतना ही रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स
सेकेंडरी कॉइल से भी होता है। तो चूंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स सेम है दोनों में, इसलिए इसके साथ एस या पी लिखने की ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। तो जनाब इन दोनों इक्वेशंस को अब आप देखें, दोनों को एक दूसरे पे डिवाइड करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड बटा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बटा राइट हैंड साइड करके Vs ओवर Vp सेकेंडरी टू प्राइमरी वोल्टेज की रेशो इज इक्वल टू, ये जब डिवाइड होंगे डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी बचेगा जनाब Ns ओवर Np। तो जनाब आप देखें इस रिलेशन को, इस इक्वेशन को जरा आप देखें, सेकेंडरी के वोल्टेज ऊपर हैं तो सेकेंडरी की नंबर ऑफ टर्न भी ऊपर है। इसका मतलब ये है कि प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल में जिस कॉइल की नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होंगी वहां पे वोल्टेज भी ज्यादा होंगे। तो जनाब जो ईएमएफ इंड्यूस होती है वो नंबर ऑफ टर्न के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स दोनों में सेम है। इसका मतलब ये है कि अगर आप चाहते हैं कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर रखना, मतलब आप चाहते हैं कि आउटपुट पे आपको ज्यादा वोल्टेज मिल जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आउटपुट पे यानी सेकेंडरी कॉइल की नंबर ऑफ टर्न ज्यादा करना पड़ेगी। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होगा, आमतौर पे किताबों में हम ऐसे करते हैं, ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी की नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा कर दी। तो स्टेप डाउन में क्या होगा, ये ट्रांसफार्मर की कोर को ज़ाहिर करता है, ये वाला जो हिस्सा है, अभी ट्रांसफार्मर आपको दिखाएंगे भी एक सच्ची मुच्ची वाला। स्टेप डाउन में जनाब प्राइमरी कॉइल की नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होती हैं और सेकेंडरी की कम होती हैं। अब आपने डिपेंड करता है कि आप स्टेप अप करना चाहते हैं या वोल्टेज को स्टेप डाउन करना चाहते हैं और कितना करना चाहते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स पे ही वो डिपेंड करेगा। हाँ, क्या ये प्राइमरी कॉइल बिल्कुल फिक्स है, क्या यही प्राइमरी है, आपको देखकर कैसे पता चलेगा कि प्राइमरी कौन सी है सेकेंडरी कौन सी है। पहली बात तो ये है कि तजर्बे से ज़रा पता चल जाता है कि आप किस मकसद के लिए ट्रांसफार्मर इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल ये टेक्निकली कंपलसरी नहीं है। आप प्राइमरी को सेकेंडरी में, सेकेंडरी को प्राइमरी में कन्वर्ट ऐसे कर सकते हैं कि जहाँ पे आप इनपुट देंगे वो प्राइमरी है, यहाँ पे देते हैं तो ये प्राइमरी है, यहाँ पे देते हैं तो ये प्राइमरी है। इसका मतलब है कि स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफर इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। आप इसी को यहाँ पे प्राइमरी यहाँ पे सेकेंडरी करेंगे, स्टेप अप बनेगा, और यहाँ पे प्राइमरी कर देंगे, यहाँ पे सेकेंडरी, मतलब यहाँ पे इनपुट देंगे, यहाँ से आउटपुट लेंगे, तो यही ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन के तौर पे भी काम कर देगा। और ऐसा प्रैक्टिकली होता है। यूपीएस में जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें बैटरी से, वो अगर सिंगल बैटरी वाला है 12 वोल्ट डीसी लेता है। अब एक ऑसिलेटर सर्किट है जो उस 12 वोल्ट डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, अल्टरनेटिंग में कन्वर्ट करता है। 12 वोल्ट एसी ट्रांसफार्मर से गुजर के स्टेप अप होके 220 बनता है, फिर आपको मिलता है। और जब बिजली आ जाती है आप उसे चार्जिंग प्रोसेस में, चार्जिंग मोड में डालते हैं, तो फिर 220 वोल्ट एसी ट्रांसफार्मर से गुजर के स्टेप डाउन हो गया। वही ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन का काम करने लगा है, पहले स्टेप अप का कर रहा था, पहले वो 12 वोल्ट को 220 में कन्वर्ट कर रहा था, अब वो 220 को स्टेप डाउन करके 12 वोल्ट एसी में करेगा कन्वर्ट, और 12 वोल्ट एसी को फिर डीसी में कन्वर्ट करके फिर बैटरी को दिया जाएगा चार्जिंग पर्पस के लिए। तो ये बिल्कुल हो सकता है कि एक ही ट्रांसफार्मर स्टेप अप के तौर पे भी आप उससे काम ले रहे हों और स्टेप डाउन के तौर पे भी काम ले रहे हों। तो जनाब नंबर ऑफ टर्न जितनी ज्यादा होगी, हाँ एक बात और ख्याल रहे कि हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। ट्रांसफॉर्मेशन रेशो, अगर सिर्फ ये कहा जाए कि इस ट्रांसफार्मर की ट्रांसफॉर्मेशन रेशो मालूम कीजिए, तो इसका मतलब होगा सेकेंडरी की नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय प्राइमरी की नंबर ऑफ टर्न्स। इसे टर्न रेशो भी आप कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो या टर्न रेशो। अगर सिंपली पूछा जाए कि टर्न रेशो ऑफ ट्रांसफार्मर कैलकुलेट कीजिए, तो फिर आप सेकेंडरी बटा प्राइमरी करेंगे। अगर कहा गया हो कि प्राइमरी टू सेकेंडरी रेशो मालूम कीजिए, फिर जैसे कहा गया है वैसे कीजिए। अगर सिंपली टर्न रेशो या ट्रांसफॉर्मेशन रेशो कहा गया है, फिर सेकेंडरी टू प्राइमरी लिखेंगे, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट लिखेंगे, इनपुट बटा आउटपुट नहीं लिखेंगे। जो टर्न रेशो वही वोल्टेज की रेशो होगी ट्रांसफार्मर में। तो जनाब अब जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है उसमें जो टर्न रेशो है यानी कि NS ओवर NP, ये क्या होगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी की टर्नें ज़्यादा है, प्राइमरी की कम है, तो दिस रेशो इज ग्रेटर देन 1। और अगर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, इसमें प्राइमरी की नंबर ऑफ टर्न कम है और प्राइमरी की नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा है और सेकेंडरी की कम है, स्टेप डाउन में, तो इसमें NS ओवर NP सेकेंडरी टू प्राइमरी जो टर्न रेशो है ये लेस देन 1 है स्टेप डाउन में।
और यूनिट कोई नहीं होंगे क्योंकि रेशो है एक जैसी क्वांटिटीज़ के दरमियान। तो जनाब अगर आपने ट्रांसफार्मर डिज़ाइन करना, इस इन्फॉर्मेशन से बहरहाल आप डिज़ाइन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने इनपुट पे 220 देना है और आउटपुट से आपने 12 वोल्ट देना है, तो इतनी इन्फॉर्मेशन से आपको इंजीनियरिंग की समझ नहीं आएगी कि आपने किस ट्रांसफार्मर का कितना साइज रखा जाए, कि मतलब एक कॉइल का सिंगल लूप का एरिया कितना रखा जाए, कि एक टर्न के लिए कितने वोल्ट होंगे, 220 वोल्ट के लिए कितनी टर्न आपको डालना पड़ेगी, 12 वोल्ट के लिए कितनी टर्न करना पड़ेगी। ये आपको पता चल गया कि इनपुट पे अगर आपने 220 दिए हैं और आउटपुट पे आपको 12 वोल्ट मिल रहे हैं, तो रेशो क्या है, टर्न रेशो उतनी होगी, लेकिन एब्सोलूट वैल्यू सेकेंडरी की टर्नें प्राइमरी की टर्नें, ये इंजीनियरिंग है, ये इसके लिए कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला होता है जो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे। हमने बनाना नहीं है ट्रांसफार्मर, सिर्फ उसकी थ्योरी को डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, अब बात ये हो रही थी कि अगर आपने स्टेप अप ट्रांसफार्मर बनाना है तो इनपुट पे वोल्टेज थोड़े होंगे, आउटपुट पे ज्यादा होंगे। इनपुट की नंबर ऑफ टर्न, प्राइमरी कॉइल की नंबर ऑफ टर्न कम होंगी, सेकेंडरी कॉइल की नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होंगी। तो इनपुट पे आप थोड़े वोल्टेज देंगे, आउटपुट पे ज्यादा वोल्टेज देंगे। लो जी, मसला सारा हल हो गया हमारा। हम क्या करते हैं, एक क्लॉक वाला सेल लेते हैं, 1.5 वोल्ट वाला, 1.5 वोल्ट डीसी है वो, उसे ऑसिलेटर सर्किट से एसी में कन्वर्ट करते हैं, 1.5 वोल्ट एसी, उसे फिर ट्रांसफार्मर से गुजार के 220 वोल्ट एसी में कन्वर्ट कर लिया हमने। 220 वोल्ट एसी आपको मिल गए। अब आप उससे पंखा चलाएं, लाइटें चलाएं, एसी चलाएं, सारा कुछ चलाएं। क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की वायलेशन नहीं है? वो इतने सेल से आपको तो बिल ही नहीं आएगा बिजली का, फिर या निगलिजिबल इस्तेमाल आएगा। 10 रुपए का टोशिबा का सेल लें और सारा घर उस पर चलाएं, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की वायलेशन नहीं कि थोड़े वोल्टेज से आपको ज्यादा वोल्टेज मिल रहे हैं। वोल्टेज ज्यादा हो रहे हैं, एनर्जी ज्यादा नहीं हो रही, पावर ज्यादा नहीं हो रही। पहले 2 सवाल इसमें बड़े कॉमन हैं। पहला सवाल तो ये है कि एक कॉइल लहदा है, दूसरी कॉइल लहदा है, देयर इज नो फिजिकल लिंक बिटवीन द 2 कॉइल्स, दोनों कॉइल के दरमियान कोई फिजिकल लिंक नहीं है, तो फिर ट्रांसफर कैसे होती है एनर्जी प्राइमरी कॉइल से सेकेंडरी कॉइल में? देयर इज, जवाब इसका ये है, देयर इज फ्लक्स लिंकेज, मैग्नेटिक फ्लक्स के जरिए कनेक्टेड है दोनों कॉइल्स। तो जब सेकेंडरी कॉइल से गुजरने वाले फ्लक्स में तब्दीली आती है तब वहां पे ईएमएफ इंड्यूस होती है। फिलहाल यहाँ पे ईएमएफ है, वोल्टेज है, सर्किट कंप्लीट करेंगे, यहाँ पे लोड अप्लाई करेंगे तो फिर करंट भी बन जाएगा। तो एक तो ये बात। दूसरी बात कि जब आउटपुट पे वोल्टेज आपको ज्यादा मिलते हैं तो क्या एनर्जी पावर ज्यादा नहीं होती? नहीं जनाब, ये एनर्जी बूस्ट नहीं करता, एनर्जी अप नहीं करता, पावर अप नहीं करता है। ये इनपुट पे जितनी एनर्जी होगी आइडियल केस में आउटपुट पे भी उतनी होगी। इनपुट पे जितनी पावर आपको मिलेगी, पावर प्राइमरी पे यानी इनपुट पे पावर और आउटपुट पे पावर बराबर होगी। ये आइडियल केस से हम शुरू करने लगे हैं, बाद में रियल केस को डिस्कस करते हैं। तो जनाब इनपुट पे और आउटपुट पे पावर बराबर होगी आइडियल केस में, आइडियल सिचुएशन में। और ये भी आइडियल सिचुएशन में है कि जितनी ईएमएफ इंड्यूस होगी, ये सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ या बैक ईएमएफ है, तो आइडियल केस में ये वोल्टेज के बराबर होगी। रियल में ऐसा नहीं होगा, रियल में उससे थोड़ी सी कम ही होगी और ये ट्रांसफार्मर के लॉसेस में बात जाएगी, लॉसेस में जाके हम इसको डिस्कस करेंगे। तो बहरहाल आइडियल केस में इनपुट और आउटपुट पावर बराबर होगी। और पावर क्या है? इलेक्ट्रिकल पावर है, P = IV। इनपुट पे जो करंट है IP और जो वोल्टेज है VP, और सेकेंडरी पे I और V का प्रोडक्ट, I और V का प्रोडक्ट प्राइमरी कॉइल पे और सेकेंडरी कॉइल पे बराबर होगा। ठीक, अगर सेकेंडरी कॉइल एक से ज्यादा है तो हर एक कॉइल की पावर लेके टोटल बनेगी फिर सेकेंडरी की, और प्राइमरी कॉइल तो एक ही होगी हमेशा, क्योंकि इनपुट आप एक कॉइल पे ही देंगे। तो जनाब I और V का प्रोडक्ट सेम होगा। इसका मतलब ये है कि फर्ज कीजिए कि आप इनपुट पे देते हैं जनाब 220 वोल्ट और आउटपुट पे आप लेते हैं जनाब 110 वोल्ट। तो इनपुट के मुकाबले में आउटपुट पे वोल्टेज रह गए आधे, तो करंट हो जाएगा डबल। अगर इनपुट पे करंट है 2 एम्पेयर तो आउटपुट पे करंट होगा 4 एम्पेयर, प्रोडक्ट रहेगा उतने का उतना ही। तो देखें, अगर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में आउटपुट पे वोल्टेज कम हो रहे हैं तो करंट ज़्यादा हो रहा है, और अगर वोल्टेज ज़्यादा हो रहे हैं तो फिर उतना करंट कम हो जाएगा। प्रोडक्ट इनका, पावर इनकी रहेगी सेम। एक दफ़ा फिर मैं रिपीट कर दूं कि प्राइमरी पे आप जितने वोल्टेज देंगे, अगर आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, आउटपुट पे वोल्टेज आधे रह जाते हैं इनपुट के मुकाबले में, तो आउटपुट पे करंट इनपुट के मुकाबले में डबल हो जाएगा।
अब कॉमन सेंस का सवाल अक्सर स्टूडेंट ये किया करते हैं इस सिचुएशन में कि सर जी बात ये है कि आउटपुट में वोल्टेज तो अद्धे रह गए, ये बात तो ठीक है, एडजस्टेबल है, समझ आती है, नंबर ऑफ टर्न के हिसाब से है, लेकिन इनपुट में करंट 2 एम्पियर है तो आउटपुट में करंट को कैसे पता चलेगा कि डबल होना है जी। बात यह है कि आउटपुट पे आपका जो अप्लायंस लगा हुआ है, आपने आउटपुट पे एक पंखा लगाया जो 110 वोल्ट पे ऑपरेट होता है और उसका पावर है उसकी पावर है जनाब 440 वाट, तो वो 4 एम्पियर करंट देगा 110 वोल्ट के साथ, और उसने अपना करंट उतना लेना है जितनी उसकी पावर रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से वो अपना करंट ले लेगा। तो आउटपुट पे वो उतना करंट ड्रा करेगा। जब आउटपुट से उतना करंट लेगा तो इनपुट पे आपका जो सोर्स है उससे ऑटोमेटिकली उतना करंट एडजस्ट हो जाएगा जितना के आउटपुट पावर है, इनपुट पावर भी उतनी। इस तरह से इनपुट करंट प्राइमरी कॉइल में करंट इतना एडजस्ट हो जाएगा कि प्राइमरी की पावर और सेकेंडरी की पावर बराबर हो जाए। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप टूटी खोलते हैं तो उसमें से जितना पानी निकलता है ऊपर टैंकी से उसी हिसाब से एडजस्ट हो जाता है, नीचे को लेवल आता है। आप ज्यादा टूटी खोलेंगे, ज्यादा टूटियां खोलेंगे तो उधर से लेवल भी उसी हिसाब से ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा, आपको ऊपर जाके अलग से एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ेगी। तो सेकेंडरी से जितना करंट ड्रा किया जाएगा प्राइमरी कॉइल में करंट उसी लिहाज से इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा कि प्राइमरी की पावर और सेकेंडरी की पावर बराबर हो जाएंगी आपस में। तो जनाब पावर इनपुट और आउटपुट पे सेम रहेगी। ट्रांसफार्मर आप कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जनाब, आपको बहुत जगह पे ट्रांसफार्मर नजर आते हैं, अगर आजकल छोटी मोटी जो खासतौर पर मोबाइल फोन का चार्जर है उसमें बगैर ट्रांसफार्मर के भी पावर सप्लाईज आजकल आती हैं। तो बहरहाल ये मोबाइल फ़ोन का चार्जर जो ट्रेडिशनल पावर सप्लाई है ये 220 वोल्ट एसी को स्टेप डाउन करके 3 या 4 वोल्ट एसी में कन्वर्ट करके फिर उसे डीसी में करके फिर दिया जाता है। जितने भी आपका जो टीवी है, इवन जो आपके पास जनाब लैपटॉप का चार्जर है और जितने भी ये छोटे मोटे खिलौने हैं उनके चार्जर्स हैं, हर जगह पे पावर सप्लाई में घरों में हमें जो मेन पावर लाइन मिलती है वो 220 वोल्ट है। पाकिस्तान में और बहुत सारे ममालिक में, जापान में 110 वोल्ट इस्तेमाल होती है, अमेरिका के कुछ हिस्सों में 110 वोल्ट इस्तेमाल होती है, लेकिन हमारे यहाँ 220 इस्तेमाल होती है। बहरहाल आपको 220 वोल्ट मिलते हैं और आपके घर में हर एक अप्लायंस ऑलमोस्ट डिफरेंट वोल्टेज पे ऑपरेट होने वाला है। इन एक्चुअल आप उसको 220 वोल्ट के प्लग में ही डालते हैं, लेकिन मोबाइल फ़ोन के चार्जर के लिए वो मोबाइल फ़ोन ने चार्ज होना है 3.7 वोल्ट पे, लैपटॉप आमतौर पर 18 से 20 वोल्ट DC लेता है। इसी तरह से माइक्रोवेव है, टीवी है जनाब, आपका CD प्लेयर, DVD प्लेयर, कंप्यूटर है, कंप्यूटर में 12 वोल्ट और 5 वोल्ट की पावर सप्लाई होती है, तो वो 220 वोल्ट को स्टेप डाउन करना पड़ता है। तो हमारे पास घरों में जितने वो होते हैं ट्रांसफार्मर, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं। हमने CRO पढ़ी है, CRT डिस्प्ले पढ़ा है, उसमें जो आपने उसको जो फिलामेंट है उसका पिक्चर ट्यूब का या इलेक्ट्रॉन गन का जो फिलामेंट है उसे आपने हाई वोल्टेज अप टू कई लाख वोल्टेज आपने उसे देना होते हैं। तो उसमें टीवी के अंदर ट्रांसफार्मर लगा हुआ होगा जो 220 वोल्ट को स्टेप अप करके कई लाख वोल्ट में कन्वर्ट करेगा, लेकिन वोल्टेज ज़्यादा होंगे, करंट बहुत कम हो जाएगा। वो हाई वोल्टेज के नतीजे में कैथोड से हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकालने आसान होंगे। फार्मूला देखा हुआ है हमने इलेक्ट्रॉनिक किनेटिक एनर्जी के लिए, Q डेल्टा V पोटेंशियल जितना ज़्यादा होगा किनेटिक एनर्जी स्पीड उतनी ही ज़्यादा होगी। ग्रिड के अपोजिट पोटेंशियल को उसने ओवरकम करके निकलना होता है। तो बहरहाल वहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर चाहिए। ये जो आपने गली मोहल्ले में ट्रांसफार्मर है जो अक्सर गर्मी में सड़ जाता है, ये ट्रांसफार्मर जनाब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। अच्छा मजे की बात यह कि वावडा भी आपने देखी होंगे, वावडा एक खंबे पे जो तारें लगी हुई हैं, 2 तरह के डिजाइन होते हैं। एक तारें होती हैं ऐसे हॉरिजॉन्टल 3 तारें, 1 2 3, अगले 16 चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं इनको 3 फेज सप्लाई में। ये 11 kV होती हैं, 11,000 वोल्ट होती हैं, और जो ऐसे ऊपर नीचे लगी होती हैं 220 वोल्ट होती हैं। किसी भी ट्रांसफार्मर में ऐसे आ रही होंगी लाइनें 11,000 वोल्ट। ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो वावडा के गली मोहल्ले में लगे हुए हैं, ये 11,000 वोल्ट को स्टेप डाउन करके 220 वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं, फिर वो 220 वोल्ट आपके घरों तक पहुंचाई जाती है। सवाल ये पैदा होता है कि मुसीबत क्या है ये ट्रांसफार्मर लगाने की, ये चौथे दिन सड़ा रहता है, या गर्मियों में तो दूसरे दिन ही कह लीजिए। तो जनाब ये वहाँ पे जहाँ पे बिजली पैदा की जाती है तो वहाँ पे क्या 11,000 वोल्ट पैदा की जाती है। हमने AC जनरेटर पढ़ लिया है, EMF = N ओमेगा AB sin थीटा। तो अगर आपकी 11,000 वोल्ट EMF जनरेट करना है तो उसके लिए तो आपको नंबर ऑफ टर्न, एंगुलर वेलोसिटी और जनाब एरिया, मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा।
बहुत मुश्किल काम है नहीं। जहाँ पे पावर जनरेटर हैं, पावर जनरेशन होती है वो 220 वोल्ट ही जनरेट होती है, फिर वहाँ स्टेप अप ट्रांसफार्मर से उसको 11,000 में कन्वर्ट करते हैं। 11,000 से कन्वर्ट करके वो जनाब हमारे घरों तक आती है, मोहल्ले तक आती है, फिर वहाँ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा के उसे 220 वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद वो 220 वोल्ट आपके घरों में पहुँचाई जाती है। तो दरमियान से दोनों ट्रांसफार्मर निकाल क्यों नहीं देते, 220 वोल्ट ही क्यों नहीं पहुँचा देते आप तक? वजह ये है कि इसमें सफ़र करना है काफ़ी सारा लंबा। तरवेला डैम से आपके घर तक आनी है, चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट है कराची में है, मंगला डैम से बिजली पैदा करके आपके घर तक लानी है। घर के पड़ोस में तो बिजली घर लगानी हुआ, बिजली पैदा करने वाला वो तो मैनेजिंग स्टेशन है, जो ग्रिड स्टेशन है। तो जनाब इतना लंबा सफ़र तय करते हुए एनर्जी लॉसेस होने हैं, पावर लॉसेस होने हैं। तो ये पावर लॉसेस जो सप्लाई लाइन में, पावर लाइन में जो तारें आती हैं, इनमें जो बिजली आती है आपके घर तक, इनमें पावर लॉसेस होते हैं। पावर का फार्मूला जनाब I²R, वायर की रेजिस्टेंस की वजह से लॉसेस होते हैं। करंट गुजरता है तो वो एनर्जी लॉस होते हैं, वायर हीट अप होती हैं, ये वो। तो जनाब I²R फार्मूले से पावर लॉस होती हैं। तो उसके लिए अगर आप चाहते हैं कि ये पावर लॉस कम हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, दो काम करना पड़ेंगे। करंट कम करें, करंट थोड़ा सा कम करें तो इसका स्क्वायर है, पावर लॉस बहुत कम हो जाएंगे। या रेजिस्टेंस कम करें, रेजिस्टेंस कम करने के लिए वायर्स की क्वालिटी बेहतर करें। वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में इस मामले में बहुत अच्छा काम किया कि हमने क्वालिटी कम कर दी वक्त के साथ साथ। जब नया नया मुल्क बना था तो तारों की क्वालिटी अच्छी होती थी, अब निकम्मी क्वालिटी करते जा रहे हैं ताकि बार बार चेंज करना पड़े। तो बाकी आप समझदार हैं। बहरहाल तो जनाब रेजिस्टेंस बहरहाल आइडियल सिचुएशन में ही है जैसे करना चाहिए कि रेजिस्टेंस कम करनी चाहिए, रेजिस्टेंस कम करनी चाहिए आपको, तो पावर लॉस कम हो जाएंगे। उसके लिए वायर ज़्यादा मोटी रखी जाती हैं, अच्छी क्वालिटी की वायर डाली जाती हैं ताकि उनमें लाइन लॉस कम से कम हो। और जनाब आली आई क्या है, करंट, करंट कम करें। अब करंट कम कैसे करें, ये वो काम है जैसे अभी मैंने कहा कि करंट आप थोड़ा सा कम करेंगे पावर लॉस काफ़ी सारे कम हो जाएंगे। तो जनाब करंट हम कैसे कम करें, हम क्या करते हैं जहाँ पे बिजली पैदा की जाती है वहाँ से स्टेप अप ट्रांसफार्मर करके लगा के उसको 11 kV में 11,000 वोल्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। वो जो 11,000 वोल्ट है, वोल्टेज ज़्यादा हो गए, वोल्टेज ज़्यादा होने से करंट उतने गुना कम हो गया। तो करंट बहुत कम हो गया, वोल्टेज ज़्यादा हो गए। अब हमारे घरों के करीब आगे क्या करते हैं, उसको स्टेप डाउन करके फिर 220 वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो हमारे घरों के करीब आगे वोल्टेज कम हो गए, करंट फिर से ज़्यादा हो गया। और हर मोहल्ले में ट्रांसफार्मर लगा हुआ, ये कुछ ज़्यादा फासला नहीं है, इतने फासले तक लॉसेस नेग्लिजिबल इस्तेमाल हैं। तो जब आपने वोल्टेज अप करके 11 kV कर दिए हैं तो करंट इतना कम हो गया है। जब करंट कम है तो पावर लॉस भी कम होंगे। तो पावर लॉस को मैनेज करने के लिए, बेहतर करने के लिए हम ये काम करते हैं कि जहाँ पे बिजली पैदा की जाती है वहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा कर देते हैं, करंट कम हो जाता है। तो यहाँ पे आके तो ये बात तो हो गई जनाब कि हमारे घरों में जो ट्रांसफार्मर इस्तेमाल होते हैं ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हैं। अच्छा, मज़े की बात ये है कि अभी अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, ट्रांसफार्मर आपको दिखाएंगे। और उसके ट्रांसफार्मर में ये तो आइडियल केस है, रियल केस में पावर लॉसेस भी होंगे। तो अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह कि पावर लॉस किस वजह से होंगे, इनको ओवरकम कैसे किया जाएगा। लेकिन आपने अगले लेक्चर से पहले एक काम करना है कि अपने मोहल्ले के ट्रांसफार्मर का चक्कर लगाना है और देखना है कि उसकी शेप कैसी है। तो फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। वो एक डब्बा सा है जिसके इर्द गिर्द पाइपिंग की होती है, पाइप लगे होते हैं जैसे कंघा होता है। तो ये आपने देख के आना है अगले लेक्चर से पहले। फिर हम डिस्कस करेंगे कि वो असल में क्यों होते हैं, ट्रांसफार्मर के लॉसेस क्या होते हैं, किस वजह से होते हैं और उनको ओवरकम कैसे किया जाता है। ये हम देखेंगे अगली किस्त में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।